की दुनिया में। और अगर वही वेलोसिटी समय के साथ एट ए गिवन पॉइंट चेंज हो रही है तो वही क्या कहलाएगा, अनस्टेडी फ्लो। फिर लेमिनार फ्लो हो सकता है और टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग पैरेलल पाथ विदाउट एनी लेटरल मिक्सिंग। लेटरल होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। Turbulent flow, it is characterized by irregular, lateral, random and chaotic movement of particles। तो क्या होगा, irregular होंगे फ्लो जो है वो वेलोसिटी चेंजिंग होगा, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन होगा, रैंडम एंड chaotic। तो ये कोई इसमें पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, हमेशा chaotic मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल दिखेगा। तो टर्बुलेंट फ्लो ऐसा कि शुरू में फ्लूइड के पार्टिकल चले, आपस में मिलते मिलाते आगे राइट साइड में बढ़ गए, तो फ्लो हो रहा है पानी का लेफ्ट टू राइट। और जो ये अलग अलग रंग से दिखाया, ये क्या है, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में मिक्स होते होते मिक्सिंग ऑफ द फ्लो है, और फिर मूव कर रहा है। और ये है लेमिनार फ्लो, ये एक के ऊपर एक लेयर जैसे फ्लो करता रहेगा, मिक्सिंग नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो। ठीक है। फिर विस्कस एंड इनविसिड फ्लो। विस्कस फ्लो एंड इनविसिड फ्लो, दे आर डिफरेंट। तो विस्कस होता है जब फ्लूइड, जब जो फ्लूइड है उसके पास उसकी कोई खुद की विस्कोसिटी हो, तो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कस फ्लो। और अगर फ्लूइड इनविसिड है, इनविसिड फ्लूइड है, तो बोलेंगे फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इज एब्सेंट। और बाय उसी बिना जीरो फ्लूइड विस्कोसिटी वाले फ्लूइड का फ्लो ही क्या कहलाता है, इनविसिड फ्लो। ठीक है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट और एग्जिस्ट करता नहीं है रियल लाइफ में, तो मान लेते हैं इसको। फिर बात करते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा, जब फ्लूइड की डेंसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो। तो फ्लूइड बह रहा है, उसकी डेंसिटी अगर फ्लो के ड्यूरेशन में चेंज हो जाए तो उसी को कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। और अगर डेंसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड एज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ना कि प्रेशर। ये बात समझ आती है कि डेंसिटी बदलना ही कंप्रेसिबिलिटी या इनकम्प्रेसिबिलिटी है। अच्छा ये बताओ, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल कि लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में? गैसेस। गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। आप हवा भरते हो गाड़ी के टायर में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, तो एक गिवन प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, लेकिन हवा भी भरते जाओगे तो इसका मतलब जो अंदर हवा भरी थी वो कंप्रेस होती जा रही है, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसकी एक गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। भाई वॉलीबॉल थी, फुटबॉल थी, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है लगभग लगभग। अब उसमें बाहर से हवा भर रहे हो आप, तो पहले हवा भर दी, फिर और भरी, तो उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इसका साथ साथ क्या हो रहा है, उस गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स आप बढ़ाते जा रहे हो, तो यानी कि डेंसिटी बढ़ रही है ना। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो, इसका मतलब कंप्रेसिबल फ्लो है। और अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक बार इसको पूरे को पढ़ो, क्या बोल रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन में। लाइन बाय लाइन स्टार्ट करो कंटिन्यूटी इक्वेशन से। फिर फ्लो के बारे में कुछ अजम्पशंस लिखे हैं, फिर नीचे चित्र बना है जिसमें वी इन इज द वेलोसिटी एट इनलेट, वी आउट इज द वेलोसिटी एट आउटलेट। फिर कुछ इक्वेशंस लिखे, एक बार पढ़ो इनको ध्यान से 1 मिनट में, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा बेटा ध्यान से पढ़ लो, देखो बहुत लंबी क्लास में नहीं लूंगा आज, है ना, 2-2.5 घंटे नहीं लूंगा, तो इतनी देर पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करके रुके। ठीक है। कैपेसिटर कल स्टार्ट कर ले, क्योंकि मेरी कैपेसिटी आज खत्म हो रखी है, तो ज्यादा टेंशन आप भी मत लो, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी, बट जितनी देर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ो सब लोग, पूरा ध्यान लगा के।
तो देखो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी कहाँ पे। ये आपको रेड कलर का एक पाइप दिखाई दे रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड से लिक्विड एंटर करता है और राइट साइड से निकल जाता है, लिक्विड या कोई भी फ्लूइड। ठीक है, अब मास इनपुट, जो इसमें मास इनपुट होगा वही मास आउटपुट पे जाएगा। जो मास घुसेगा इस पाइप में लेफ्ट साइड से वही बाहर निकलेगा, है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि मास का कुछ एनर्जी में कन्वर्जन होगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ है नहीं। तो मास इज कंजर्व्ड एट इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, अब देखो उस मास कंजर्वेशन के अंदर अगर हम तीन एजम्पशंस मान लें, पहला इनविसिड, दूसरा इनकम्प्रेसिबल और तीसरा स्टीडी। इनविसिड का मतलब है जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो, यानी losses आर जीरो ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। इनकम्प्रेसिव मतलब कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज, डेंसिटी इसकी कभी चेंज नहीं होगी। और स्टेडी मतलब कि वेलोसिटीज भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। एक गिवन वेलोसिटी है इनपुट पे, वो उतनी ही रहेगी थ्रू आउट द टाइम। वेलोसिटी एट इनपुट विल नॉट चेंज विद टाइम, सिमिलरली वेलोसिटी एट आउटपुट विल नॉट चेंज विद टाइम। ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, परंतु समय के साथ फिक्स्ड रहेंगी, समय के साथ चेंज नहीं होंगी। तो मास इनपुट इज इक्वल टू मास एट आउटपुट। सिमिलरली फ्लो रेट्स की बात कर लें, मास फ्लो रेट एट इनपुट यानी एम डॉट इनपुट इज इक्वल टू एम डॉट एट आउटपुट। डॉट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो रेट। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम फ्लो एट इनपुट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो एट आउटपुट। ऐसा केवल तभी कर सकते हैं व्हेन वी कैन से कि इनपुट और आउटपुट पे डेंसिटीज बराबर है। डेंसिटी एट इनपुट इज इक्वल टू डेंसिटी एट आउटपुट, और इसके लिए हमने अजम्पशन ले लिया कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होगा इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो हम मास कंजर्वेशन को वॉल्यूम कंजर्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम फ्लो रेट एट इनलेट, वी इनपुट, कैपिटल वी है ये, कैपिटल वी, वी एट इनपुट इज इक्वल टू वी एट आउटपुट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं, देखो बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट को लिख सकते हैं जैसे इनपुट वॉल्यूम फ्लो रेट था जो हमने कैपिटल वी डॉट इन लिखा था, उसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ इनपुट इनटू वेलोसिटी एट इनपुट। सिमिलरली आउटपुट पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वी आउट, उसको लिख सकते हैं एरिया एट आउटपुट इनटू वेलोसिटी एट आउटपुट। ठीक है, तो दिस A1V1 is equal to A2V2, this is nothing but conservation of mass for a fluid। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन के टर्म्स में लिखा और assumptions लिए कि फ्लूइड इज इनविसिड। स्क्रीन शेयर रुक गया ना मेरा? यस सर। कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है क्या अपना स्क्रीन शेयर, ऐसा है क्या? somebody is trying to share their screen। तो तीन assumptions हमने लिए कि फ्लूइड इज इनविसिड यानी फ्रिक्शन नहीं होगा, दूसरा इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और तीसरा क्या था, स्टेडी स्टेट हो चुकी होगी। स्टेडी स्टेट यानी कि वेलोसिटीज विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। चल नहीं रहा है स्क्रीन ब्रॉडकास्ट मेरा, हाँ आ गया। तो ये हमारा था बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको लिख लो, इस फॉर्मूला को लिख लो, ए डॉट ए एट इनपुट इनटू वेलोसिटी एट इनपुट इज इक्वल टू ए एट आउटपुट इनटू वेलोसिटी एट आउटपुट। A1V1 is equal to A2V2, this is called as law of conservation of mass, और यही क्या कहलाती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कुछ अलग नहीं है, कुछ भयंकर नहीं, कुछ भयानक नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर्मूला लिख लिया आपने? हाँ, अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन, ये और भी भयंकर नाम है, एक बार पढ़ो इसको भी, कुछ कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो फिर इसको बताऊंगा।
पढ़ लिया बेटा? ठीक है, तो हाँ यस सर। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जानते हैं अब बर्नौलीज थ्योरम क्या है? इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूटी था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बर्नौली है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर मोर प्रिसाइज टर्म्स में बात करें तो क्या बोलेंगे? इट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम। स्टेडी का मतलब वेलोसिटीज विल नॉट चेंज विद टाइम, इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि डेंसिटीज विल नॉट चेंज विद टाइम, है ना, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को ही बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में तीन तरीके की एनर्जी हो सकती है बेटा। प्रेशर एनर्जी, है ना, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितना उसमें प्रेशर है। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पोटेंशियल हेड बोला गया, रो जी एच। और तीसरा काइनेटिक हेड, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। इन तीनों का सम ही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट पे सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू आउटपुट पे सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। तो तीन हेड हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। इन तीनों का सम एट इनपुट एंड आउटपुट रहेगा बराबर। तो अब आप इनका सम लोगे, तो इनपुट आउटपुट पे वैल्यूज लोगे, तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन एनी ऑफ द हेड इज पॉसिबल। यानी शुरू में नीचे से वैल्यू देखो, इनपुट एंड आउटपुट देखो। अब ये हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं है, ये आपको पाइप दिख रहा है जिसमें इनपुट आपको नीचे दिख रहा है, इधर नीचे कहीं यहाँ पे, और आउटपुट ऊपर है। ठीक है, तो नीचे से प्रेशर ज्यादा पंप करोगे तभी तो वाटर ऊपर जाएगा। तो यानी इनिशियली प्रेशर हेड ज्यादा रहेगा इनपुट पे, और वहां पे जाके आउटपुट पे प्रेशर हेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइट बढ़ गई, यानी पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट हो गया, रो जी एच, है ना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जीज आर पॉसिबल, बट सम ऑफ द थ्री एनर्जीज दैट आर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा बेटा। फॉर्मूला क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिख लो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। लिखो बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला, नीचे ब्लू कलर से लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ इसको लिख लो। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, दिस शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ठीक है, अब यहाँ पे V1 V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ठीक है, तो ये कर, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। और यही क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फॉर्मूला लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो इसी के बेसिस पे एक डिवाइस होता है वेंचुरीमीटर, इसके क्वेश्चन आते नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिवाइस टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अब इंपॉर्टेंट बात है ये टॉर्सिलीज थ्योरम। टॉर्सिलीज थ्योरम, तो इसकी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है टाइप्ड जो है, उसको पढ़ो एक बार, और चित्र को समझाऊंगा फिर वी विल सी कि क्या बोलना ही चाह रहा है। टॉर्सिलीज थ्योरम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के बारे में बात करता है, पढ़ो एक बार इसको। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, इस पे क्वेश्चन रिसेंटली आ रहे हैं। सबसे आसान भी है तीनों में से यही। पढ़ो पर एक बार इसको, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको दो बार पढ़ लो।
हाँ, पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो टॉर्सिलीज थ्योरम क्या बोलती है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड issuing out of an orifice is the same as it would attain if allowed to fall freely through the vertical height between the liquid surface and orifice। तो इसमें दो टर्म है, एक तो एफ्लक्स और दूसरा ओरिफाइस। एफ्लक्स होता है आउटलेट यानी आउटपुट पे वेलोसिटी, बाहर निकलते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी, और ओरिफाइस होता है स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग। तो आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, काफी सारे सर हैं, फिजिक्स वन वाले हैं, वो सारे हैं। तो वो क्या करते हैं, बोतल में पानी भरते हैं, अलग अलग छेद करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स दिखाते हैं आप। ये बोतल है, मान लो इसमें पानी भरा हो, मैं छोटा सा छेद कर दूं इसमें, तो आपको पता है कि पानी ऐसे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में बाहर, ठीक। अब ये बाहर निकलते हुए पानी की ही वेलोसिटी के बारे में टॉर्सिलीज थ्योरम बात करती है, ठीक है। तो अब देखो वो वेलोसिटी कितनी होगी, टॉर्सिलीज थ्योरम बोलती है कि वो वेलोसिटी ठीक उतनी ही होगी अगर वो पानी इस गिवन हाइट से, ये जो हाइट h है, उससे फ्रीली फॉल कर रहा होता। तो हाइट क्या है, इट इज द वर्टिकल हाइट बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड ओरिफाइस। लिक्विड सरफेस कहाँ पे, ये फ्री सरफेस जहाँ पे पी नोट लग रहा है, और ओरिफाइस कहाँ पे है, ओरिफाइस बिल्कुल नीचे है ये। तो इन दोनों के बीच की हाइट है स्मॉल h, इन दोनों के बीच की हाइट है स्मॉल h। तो बोल रहा है कि इस हाइट के से अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा होता, तो जितनी वेलोसिटी होती उतनी ही वेलोसिटी से पानी ओरिफाइस से बाहर निकल रहा होगा। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब देखो इसको बताते कैसे होगा, ये तो फालतू एक क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चे ने, वो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कैसे वैल्यूज आएगी, क्या लगे, ये नहीं है हमारे, हम तो केवल कैपिटल स्मॉल एच के बारे में बात करेंगे। तो बेटा ये है भरा हुआ पानी टंकी में, फ्री सरफेस और ओरिफाइस के बीच में दूरी है स्मॉल एच। अब ये टॉर्सिलीज थ्योरम बोलती है कि अगर स्मॉल एच हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा होता ऑब्जेक्ट, तो क्या होता, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल मान लो यहाँ पे है हाइट एच पे, इस हाइट एच पे एक बॉल है, इस इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 है। दिस स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली फॉल का मतलब है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी स्टार्ट करता है, नीचे आती है तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, दिस वेलोसिटी की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2gh लिख लो बल्कि। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो ये आपको मैकेनिक्स से पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट h फॉल करेगा ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसी को बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग टू बिटवीन हाइट h, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी इतनी ही होगी, टॉर्सिलीज थ्योरम ये बोलती है। इसका मतलब यहाँ बाहर निकलते हुए पानी की जो वेलोसिटी होगी वो भी अंडर रूट 2gh ही होगी, ठीक है। तो यही है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो याद कर लोगे क्या कि वेलोसिटी of a flux of liquid issuing out of an orifice is under root 2gh। लिख लो ये फॉर्मूला, ऐसो लिखो v flux is equal to under root 2gh, ऐसे लिख लो कहीं, under root 2gh। h is the height between free surface and orifice, orifice और free surface of liquid के बीच की दूरी को कहा गया h। लिख लिया, चलो भाई लिख लिया तो ये पॉइंट सी फ्लोटेशन का तो कर दोगे आप लोग, ठीक है। चलो एक बार ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन मेरे लिए करो। क्वेश्चन है ये, इसका एफ्लक्स का क्वेश्चन नहीं है, एफ्लक्स के क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ये वाला करो, बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन का। तब तक आपके लिए वो ढूंढ देता हूँ मैं जिसमें विस्कोसिटी के क्वेश्चन है।
पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंट दे देता हूँ आपको। देखो बेटा, ये बीकर है, इसमें दो लिक्विड भरे हैं, एक ब्लू कलर का जिसकी डेंसिटी 2D है, और एक येलो कलर का जिसकी डेंसिटी D है। अब इन दोनों लिक्विड के इंटरफेस, यानी ब्लू और येलो कलर का लिक्विड जहाँ आपस में इंटरफेस बना रहे हैं, उस इंटरफेस के ऊपर, उस इंटरफेस के थ्रू एक रेड कलर का जो ड्रॉ किया है, ये सिलेंडर जो है वो तैर रहा है, जिसकी कुछ लेंथ ब्लू में डूबी है और कुछ लेंथ येलो लिक्विड में डूबी हुई है। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आपको डेंसिटी डी, डेंसिटी कैपिटल डी ऑफ दिस सिलेंडर निकालनी है। तो वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज डी एंड 2D निकलेगा। बाकी रिलेवेंट डेटा दिया हुआ है, इसको निकालना है। कैसे निकालोगे? अप थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सिलेंडर। अब थ्रस्ट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो वेट ऑफ द सिलेंडर के बराबर कर दो, है ना। mg विल बी डाउनवर्ड और अब थ्रस्ट फोर्स बुoyant फोर्स अपवर्ड होगा। तो बुoyant फोर्स शुड बी इक्वेटेड टू m इंटू जी ऑफ दिस रेड कलर का सिलेंडर। तो फिर आपका आंसर निकल आएगा, डेंसिटीज का रिलेशन। ट्राई करो एक बार, आपको क्लैरिटी आ जाएगी अब थ्रस्ट बुoyancy और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है इसका आंसर। इसमें आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। 519 हुआ है, मैं आपको 22 तक का टाइम दे रहा हूँ। 522, 522 तक अपना दिमाग लगाओ, करो इसको, फिर सॉल्व करें।
आया बेटा आंसर? कोई बच्चा कर रहा है इसको, जिसको सर और 5D/4 आया था। सोम का आंसर आ गया। कोई और बच्चा है जो इसको कर रहा है? सोल हैंड रेज करना एक बार, उसको थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, नहीं तो फिर करता हूँ। केवल लिंक ही कर रही है, और कोई नहीं कर रहा। बाकी लोग क्या कर रहे हो? विवेक, शिवम? सर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझा दिया था मैंने, क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा? नहीं, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ढंग से, लेकिन निकालना किस तरीके से। अच्छा, ऊपर आएंगे। निशांत? चलो। हम्म, ठीक है, देखो। A cylinder, a container of large uniform cross-sectional area A resting on horizontal surface holds two immiscible non-viscous and incompressible liquids. Immiscible मतलब जो आपस में मिले नहीं, non-viscous मतलब जिनकी विस्कोसिटी ना हो, और incompressible जो डेंसिटी चेंज जिनकी ना हो. Of densities D and 2D, each of height h by 2, the lower density liquid is open to the atmosphere having pressure P naught. ठीक है बेटा? लोअर डेंसिटी का जाहिर सी बात है ऊपर होगा तो इसकी डेंसिटी डी बोल दी, हायर डेंसिटी नीचे होगा तो 2D बोल दिया. आपस में इमिसिबल है, इनके बीच में एक इंटरफेस बनेगा सर्कुलर, उसके थ्रू होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे. अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कोइंसाइड, है ना? ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे. होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, जो कि L is less than h/2 है. Cross sectional area A/5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid-liquid interface with L/2 in the denser liquid. ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड के इंटरफेस के ऊपर ये फ्लोट करेगा. L/4 लेंथ इसकी डूब जाएगी, तो 3/4 L इसकी तैरती रहेगी ऊपर. किसके? ब्लू कलर के लिक्विड में L/4 डूबेगी और 3/4 रहेगी येलो कलर के लिक्विड में. ठीक है, और डेंसिटी D और एरिया, ऊपर वाला एरिया A/5. ठीक, ये आपने ड्रॉ कर लिया. The density D of the solid is, तो determine the density capital D of this solid cylinder बताओ. तो देखो, सॉलिड सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वेट ऑफ द सिलेंडर mg बोलो उसको. अपवर्ड फोर्स लगेगा बुओयंट फोर्स, और बुओयंट फोर्स दो अलग अलग लिक्विड की वजह से आएगा. एक बार 2D डेंसिटी वाले की वजह से कुछ आएगा, और स्मॉल डी वाले की वजह से कुछ आएगा. अब देखो, ये डूबे हुए सिलेंडर को दो टुकड़ों में बांट दे रहा हूँ बेटा मैं. एक तो ये वाला जो ब्लू में डूबा हुआ है, नीचे वाला, और एक ऊपर वाला जो येलो में डूबा हुआ है. तो जो येलो में डूबा है उस पर येलो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और जो ब्लू में डूबा है उस पर ब्लू अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा. ठीक है, कैसे? येलो वाला एक पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट है, वो तो नीचे है. इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन डी, कैपिटल डी एंड 2D. और ऊपर वाले में जो येलो में डूबा है उसमें येलो की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस है उसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा. तो दो अपथ्रस्ट फोर्स है ना, उनको ऐड करो, और mg वेट डाउनवर्ड. अब देखो क्या करा मैंने क्या किया, mg निकालना है बेटा. तो mg क्या होगा? किसी भी सिलेंडर का एरिया इंटू हाइट कर दो तो वही क्या होता है, एरिया इंटू हाइट कर दो तो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम. और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास, और मास को g से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट. टेंशन. वेट है ना. तो देखो, L इज द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? L. एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A/5. तो एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर आ गया. तो A/5 इंटू L, तो वॉल्यूम आ गया ब्रैकेट के अंदर. दिस इज वॉल्यूम. वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आता है? मास. मास को g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट, वेट. mg. तो लेफ्ट हैंड साइड इज द वेट ऑफ दिस सिलेंडर, और राइट हैंड साइड में देखो अब थ्रस्ट फोर्स निकाल रहे हैं. तो पहले L/4 लेंथ, यानी ब्लू वाले में जो डूबा है उसका ब्लू से लिख रखा है मैंने, A/5 एरिया इंटू L/4
या क्या, वॉल्यूम इमर्ज्ड इन ब्लू कलर का लिक्विड, ये आपका वॉल्यूम इन ब्लू कलर का लिक्विड इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना, 2d इज द डेंसिटी ऑफ ब्लू कलर का लिक्विड, जी से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू डेंसर फ्लूइड, अपथ्रस्ट ड्यू टू डेंसर फ्लूइड। और दूसरा ये ब्लू कलर का, ये जो येलो कलर का लिखा है इसमें देखो A/4 इंटू 3/4L इंटू डेंसिटी डी इंटू जी, तो ये किसकी वजह से आया, अपथ्रस्ट ड्यू टू रेयर फ्लूइड है ना, येलो कलर का फ्लूइड। दोनों इक्वेट कर दो, जी से जी कट जाएगा, इक्वेशन को सोल्व करो, सोल्व करते करते डी विल बी 5/4 इंटू स्मॉल डी। तो कैपिटल डी इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर और ये 5/4 डी के बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या हमारा आंसर सही है, 5/4 डी। भाई डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर ऐसे आना चाहिए, डी जो है ना, डी ये 2d से तो छोटा रहेगा और d से भारी रहेगा, तभी तो डेंस स्मॉल डी डेंसिटी वाले में डूब रहा है और 2d वाले में तैर रहा है। तो कैपिटल डी शुड बी बिटवीन डी एंड 2d। तो देखो 5/4 डी ऐसा है क्या, 2d और d के बीच में लाई कर रहा है, बताओ। यस सर। तो d कैपिटल डी इज 5/4, ठीक है। कितने बच्चे अभी क्लास में, एक बार हैंड रेज करना। निशांत नहीं है इसका मतलब है ना, निशांत खाली लॉग इन करके जा चुका है। अच्छा है निशांत भी, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बात करेंगे लास्ट, क्या क्या बच गया बताओ, क्या क्या बच गया बेटा, बताओ क्या क्या बचा है, शुरू वाले दिन बताया था सर मैंने मैंने दूसरे तरीके से किया। आपने दूसरे से किया, बताओ क्या तरीका यूज किया, तो आंसर सर सेम आया मैंने था। ऐसे, हाँ सेम आया था सर। बताओ क्या से किया। सर मैंने वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था कि वो मास कितना डिस्प्लेस हुआ और फिर नेट मास के डिस्प्लेस के बराबर कर दिया। तो फॉर्मूला क्या वही है ना, जितना मास नेट मास कितना रो डिस्प्लेस। जी L/4 प्लस रो 3 रो जी L/4 इक्वल्स टू कैपिटल डी जी एल, मतलब जो कैपिटल उसका सॉलिड का। नहीं वो सेम ही चीज आपने यूज करी है, बट वो आपको लग रहा है कि आपने कुछ अलग यूज कर लिया। कंसेप्ट वही है जो अभी बताया था, वही यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की, सरफेस टेंशन की और उससे रिलेटेड सवालों की। तो पहले एक दो क्वेश्चन आप मेरे लिए कर दो, इसको देखते हैं बाद में। सरफेस टेंशन से पहले एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। फिर सरफेस टेंशन, कैपिलरी डाइज, कॉन्टेक्ट एंगल, ये सब चीजें देखेंगे, फिर छोड़ देंगे आपको, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वगैरह पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताओ मुझे। A B C D ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कंडीशन फॉर अ बॉडी हैविंग डेंसिटी रो बी टू फ्लोट completely immersed in the liquid having density rho L। completely immersed, float completely immersed, so it should float completely immersed, यानी कि रो बी और रो एल के बीच में रिलेशन बताओ। रो बी एंड रो एल के बीच में रिलेशन। देखो सवाल हो नहीं रहा है, सीखना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना, बढ़िया है। The condition for a body having density rho b to float completely immersed in the liquid having density rho L। फ्लोट भी करना चाहिए और completely immersed, तो कौन सा कंडीशन सही रहेगा, बताया था आपको फर्स्ट सी डे। ऑप्शन, सी ऑप्शन। ऑप्शन
दोनों की डेंसिटी बराबर रहे और खोया खोया सा डूबा भी ना रहे और तैरा भी ना रहे, तो बीच यस बीच में इसी रहेगा। तीनों आपको स्क्रीन पे ड्रॉ भी कर रखा है मैंने। डेंसिटी रो बी इज ग्रेटर देन रो एल, तो नीचे टिक जाएगा जाके। रो बी लेस देन रो एल रहेगा तो तैरेगा जैसे ऊपर सरफेस के ऊपर तैर रहा है। तो दोनों की डेंसिटी बराबर रहेगी, तो जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर येलो कलर से ड्रॉ कर रखा है वैसा वैसा सा रहेगा। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रो बी शुड बी इक्वल टू रो एल। ठीक है बेटा, कितने बच्चों की बात समझ आई, एक बार हैंड रेज करना। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन करो। ए मेटल बॉल वेज, ए मेटल बॉल वेज सर जी की वैल्यू क्या जरूर होंगे? जी की वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 तो कट जाएगा पर 10 ले लो। A metal ball weighs 0.096 Newton in air. If suspended in water, it has an apparent weight of 0.071 Newton. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बॉल डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल निकालो। ठीक है, तो अब एपरेंट वेट क्या होता है बेटा, ट्रू वेट माइनस बुओयंट फोर्स। ठीक है, तो लॉस इन वेट लॉस कितना हुआ इसका, 0.96, 0.096 माइनस 0.071। इतना वेट लूज लॉस वेटलेसनेस इतनी फील हो रही है इसमें, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स इतना लग गया होगा, 0.096 माइनस 0.071। दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, मेटल बॉल है तो पानी में कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू आएगी 0.096 माइनस 0.071 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो। वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स 0.025 न्यूटन आ जाएगा। ये आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी।
जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल आएगी बेटा, है ना। वॉल्यूम कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी वॉल्यूम, हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला, तो उससे निकल जाए। से निकल जाएगी बस। तो आपको डेंसिटी खाली बतानी है ना। डेंसिटी विल बी ऑप्शन ए 3840। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा है बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑफ मास, मास। और बर्नौली इक्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा एनर्जी, एनर्जी कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल Kinetic? एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है, करो। ठीक है, अगर तुमने ये नहीं किया तो समझो कि फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर करो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है लिक्विड, चलो इसको पढ़ो, ऑप्शन ए बी सी डी चैट बॉक्स में आंसर दो। बताओ। A liquid is under streamline flow through a horizontal pipe of non-uniform cross-sectional area. If the volume rate of flow at cross-section of area A is V, then volume rate of flow at different cross-section of area A by 2 is। अगर A एरिया पे वॉल्यूम फ्लो रेट V है, तो A by 2 एरिया पे कितना होगा बेटा, कितना होगा, 2V। 2V होगा। फिर से करो इस क्वेश्चन को एक बार। वॉल्यूम फ्लो रेट एट इनपुट, सर यहाँ इंटीग्रेशन तो नहीं लग रहा ना? कुछ नहीं लगेगा इसमें, आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो एक बार हाँ। और बिल्कुल दिमाग लगा के क्वेश्चन को करो, फिर बताओ बी ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन डी आ रहा है। इंटीग्रेशन क्यों लगेगा भाई, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है। सिर्फ इनपुट और सिर्फ आउटपुट पे बात करोगे तो किस चीज का इंटीग्रेशन करोगे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटीग्रेशन तो तब आएगा ना जब कंटिन्यूअस कुछ बात हो, कंटिन्यूअस कुछ है नहीं, सीधी सीधी दो पॉइंट के बीच की बात है। ऑप्शन बी आएगा कि ऑप्शन डी आएगा, फिर भी बी होगा। देखो सोम पढ़ ही नहीं पा रहा। निकी ऑप्शन डी कैसे आएगा बताओ। वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ v1 v2 और a2 इक्वल होंगे, आपने कहा था वहाँ पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये बताओ कौन कौन बताएगा सही कैसे है। ऑप्शन डी सही है। देखो, a liquid is under streamline flow through horizontal pipe of uniform cross sectional area. If the volume flow rate at input is V, then the volume flow rate at output will be V। अरे वॉल्यूम वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम। अच्छा ठीक है सर, डी होगा, समझ गया।
मास फ्लो रेट एट 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट 2। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट 1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट 2। ये होगा ना मास कंजर्वेशन। इनकम्प्रेसिबल मानते तो डेंसिटी कट जाती है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट एट 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट एट 2। मोए 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 मोए। सो दिस इज वेलोसिटी एट 1 की बात करते और वेलोसिटी एट 2 की बात करते, तो फिर बोल देते कि v1a इज इक्वल टू a/2 v2। तो बात करते कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी 2v हो जाएगी। लेकिन बात किसकी कर ली, वॉल्यूम की। खेल गया ना तुम्हारे साथ। ऑप्शन डी आए स्वाद। चलो, बर्नौली थ्योरम इज ए consequence of conservation of energy, यानी मैकेनिकल एनर्जी टू बी मोर प्रिसाइज। इक्वेशन क्या थी बेटा इसकी, P1 प्लस हाफ रो P1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, ये इक्वेशन थी। मैकेनिकल एनर्जी है, पहला प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक, तीसरा पोटेंशियल हेड। ओके, ये बर्नौली इक्वेशन का सवाल है, करो इसको। बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर एक बार वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का एक कराऊंगा, फिर आपको देखते हैं। ये क्वेश्चन करो सब लोग, पढ़ो इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर दो। हो रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. Water flows along a horizontal pipe of non-uniform cross-section. The pressure is 1 centimeter of Hg, where the velocity is 35 centimeter per second. At a point where the velocity is 65 centimeter per second, the pressure will be। ठीक है बेटा, तो मान लो इनपुट हो रहा है वहां पे 35 है, कहीं 65 होगी, वहां पे प्रेशर बताना है। ठीक है, तो तीन एनर्जी होती हैं, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल और एक प्रेशर। तो देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनपुट एंड आउटपुट सेम रहेगी, क्योंकि हाइट ऑफ इनपुट एंड हाइट ऑफ आउटपुट दोनों आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि बराबर हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। द ओनली थिंग दैट विल बी इंटरकन्वर्टेड इज प्रेशर एनर्जी एट इनपुट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट आउटपुट। तो देखो 35 से बढ़कर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो रहा है 65, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर घटेगा, तो इनपुट पे 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो आउटपुट पे जाहिर सी बात है 1 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी तो काट देंगे, है ना। तो इनमें से बचे हुए ए, बी और सी में से ऑप्शन आएगा कोई सा, तो दैट विल बी बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, या फिर क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। हम क्या कर सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बाकी थर्ड चीज थी रो GH, वो दोनों ही केसेस में बराबर आ रहे हैं, रो GH तो कट जाएंगे। तो P1 आपको दिया 1 mm ऑफ Hg,
डेंसिटी आपको नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। ओके, वाटर दे रखा है तो डेंसिटी 1000 ले लो, वाटर लिया है ना, वाटर फ्लोज। और V1 आपको 35 दे रखा है। सिमिलरली आपको राइट साइड में भी डेंसिटी जो है वो सेम ही रहेगी, इनकम्प्रेसिबल है तो वो सेम ले लो। P2 आपको निकालना ही है और V2 जो है वो आपको 65 दे रखा है। सब इन सबको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। सेंटीमीटर ऑफ Hg को कैसे निकालोगे? व्हेन द प्रेशर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ सम लिक्विड, यानी कि वर्टिकल कॉलम होगा 1 सेंटीमीटर का जिसमें मरकरी भरा होगा, तो प्रेशर क्या आएगा बेटा? इट विल बी रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर आएगा रो ऑफ मरकरी 13600 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, इंटू एच दे रखा 1 सेंटीमीटर, 1/100 कर लो, ठीक है। तो ये आपका पास्कल्स में आंसर आ जाएगा। सर बर्नौलीज इक्वेशन में V वॉल्यूम होता है या वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी होता है, वॉल्यूम नहीं होता, वेलोसिटी। काइनेटिक हेड है ना, हाफ रो V1 स्क्वायर। तो आपको काइनेटिक क्या पता है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है, समझ गए ना, mv स्क्वायर। यस सर ठीक। तो ये वो वेलोसिटी है ये। बस हमने बस इसको इनकम्प्रेसिबल मान मून के मास की जगह हमने वो लिख दिया है, वॉल्यूम को उड़ा दिया है। मास इंटू वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता मास, तो हमने कांस्टेंट डेंसिटी मान के वॉल्यूम को ही उड़ा दिया वहां से। तो दिस इज द काइनेटिक पार्ट। करोगे सोल्व तो आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा शायद। आपको बेसिक समझ आया? अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे कि कराऊं? कर लेंगे। हो जाएगा सर। हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का, ये और देखो, इसको पढ़ के देखो क्वेश्चन को, इसका चित्र भी बहुत साफ साफ बना हुआ है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछा हुआ है। A very small hole is made at the bottom of tank filled with water. Density is equal to 1000. If the total pressure at the bottom of the tank is 3 atmospheres, then the velocity of a flux is, ठीक है बेटा। करो जी, हमें दे दिया T नॉट ऊपर से लगेगा तो 1 एटमोस्फेयर है, बॉटम ऑफ द टैंक पे 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हमें हाइट पता करनी पड़ेगी पहले कि हाइट कितनी है ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, √2gh होता है। और हाइट कैसे निकालोगे? डेल्टा P इज इक्वल टू ρgh से। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, G इज 10, हाइट निकाल सकते हो। डेल्टा P कितना आएगा बेटा? 3 - 1 × 10⁵। तो 1 एटमोस्फियर को हम मानते हैं, 1 एटमोस्फियर को क्वेश्चन में दे दिया है ना, अगर नहीं दिया हो तो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.01325 × 10⁵ पास्कल्स। लेकिन दे दिया है कि 1 एटमोस्फेयर इज 10⁵ पास्कल, तो 3 - 1 करना इसलिए है क्योंकि ऊपर से लग रहा था एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक का जो प्रेशर है वो तो बाहर से ही लग रहा है, दैट इज नॉट ड्यू टू दिस फ्लूइड कॉलम, वो तो एटमोस्फेरिक कॉलम की वजह से आया। सिर्फ इस फ्लूइड कॉलम की वजह से हाइट जो आएगी h, वो केवल आएगी नीचे वाला 3 एटमोस्फेयर माइनस ऊपर वाला 1। 3 - 1 किया तो ये हाइट की वजह से कितना प्रेशर आया? डेल्टा P ड्यू टू दिस हाइट h ऑफ द कॉलम इज 3 - 1। एक तो बाहर से ही लग रहा था तो वो नीचे भी तो ट्रांसमिट हो जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे क्योंकि 2 वैल्यू आएगी। इस 2 × 10⁵ एटमोस्फेयर को पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵, दिस शुड बी इक्वल टू ρgh। तो यहाँ से हाइट आपकी आ जाएगी बेटा 20 मीटर्स। और जैसे ही मुझे लिक्विड कॉलम की हाइट पता चली तो दिस इज द हाइट बिटवीन दिस फ्री सरफेस एंड द ओरिफाइस। तो फिर बर्नौली, फिर जो टॉर्सिलीज साहब थे उन्होंने कह दिया था कि V इज इक्वल टू √2gh है, तो वैल्यूज डाल देंगे 2 × G × h, तो फिर दैट विल बी √400। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, जिनको डाउट्स है वो डाउट्स पूछो। हो गया? समझ आ गया? यस सर। ठीक है सरकार, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है, लास्ट टॉपिक, उसको बेसिक बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वो बता देता हूँ, फिर आप उसको क्वेश्चंस कराएंगी, आपको मैम करा देंगी या मैं करा दूंगा क्वेश्चंस क्लास में, तो आपका फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे। क्या अभी रुक जाओ, थैंक यू मत बोलो, रुको। सर मैं थैंक यू नहीं बोल रही सर, मैं बोल रही कि आप क्लास नोट्स भेज दीजिएगा क्लास के बाद। भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा।
ये नोट्स इसलिए नहीं भेजे थे कि फ्लूइड पूरा होके भेजा जाएगा, बच्चों के मैसेज आया आई नो इट, उससे पहले कि आपको भेज दिए गए सारे, ये भेज देंगे आज, सारे भेज दूंगा इकट्ठे एक पीडीएफ में, ठीक है। अब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है वो नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली वो तो काम का भी नहीं है। हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आपको पहले हाईलाइट करा दिए थे मैंने। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, लिक्विड ड्रॉपलेट में जो होगा दैट इज 2T/R, डेल्टा P इज इक्वल टू 2T/R या फिर 2S/R। S या T क्या है, एक ही चीज है, इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। और अंदर PI इज द प्रेशर इनसाइड दिस ड्रॉपलेट, P नॉट इज द प्रेशर आउटसाइड दिस ड्रॉपलेट। देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, उसी को डेल्टा P बोला, एंड दिस इज बिकॉज द सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट इज अंडर टेंशन ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो जो हमेशा ये ड्रॉपलेट का जो सरफेस है ये हमेशा ऐसे खिंचा खिंचा सा रहेगा ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। तो इस खिंचाव की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर प्रेशर कम रहेगा। दिस डेल्टा P इज कॉल्ड एज 2T/R या फिर 2S/R, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड बबल, सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में बेटा दो इंटरफेस होंगे, अंदर भी एयर होगी बाहर भी एयर होगी, और अंदर वाला सरफेस भी खिंचा हुआ रहेगा बाहर वाले भी खिंचा रहेगा, दो सरफेस हो गए, एरिया डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू इज डबल दैट ऑफ डेल्टा P फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ सेम सरफेस टेंशन एंड रेडियस। तो यहाँ पे डेल्टा P क्या आएगा, 2T/R इंटू 2 यानी कि 4T/R या फिर अदर टर्म्स 4S/R। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे वेटेबिलिटी की, कि कोई भी लिक्विड किसी सरफेस को गीला करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक होता है कॉन्टैक्ट एंगल और दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले ये कॉन्टैक्ट एंगल को पढ़ो, क्या लिखा है, व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट एंगल, दो तीन बातें लिखी है, इनको पढ़ो। पढ़ लिया बेटा। The angle between tangent planes at the solid surface and the liquid surface at the contact is called as contact angle। तो ये तो हो गया अंग्रेजी की बात। बाकी देखो हिंदी में लिखा है, कॉन्टैक्ट एंगल को लिक्विड साइड से ही मेजर करना है और ऑलवेज थीटा को लिक्विड में ही ड्रॉ करना है। तो देखो ऐसा है, कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है किसी सरफेस के ऊपर तो कॉन्टैक्ट एंगल अंदर से ड्रॉ होगा, ऐसे दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल। दूसरा अ, अ, तो यहाँ पे देखो ये दिस इज कॉल्ड एज थीटा, ठीक है। तो ये आपका थीटा होगा, थीटा लेफ्ट साइड वाले में 30 डिग्री है, राइट साइड वाले में 75 डिग्री है, ठीक है बेटा। चलो अब कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी पढ़ो एक बार, क्या है, फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन a small tube relative to the adjacent general level of the liquid when the tube is held vertically in the liquid। तो क्या होगा, किसी नैरो क्रॉस सेक्शन की ट्यूब को, ग्लास ट्यूब आमतौर पे होती है ये, नैरो क्रॉस सेक्शन की ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप करोगे तो उस ट्यूब के अंदर या तो लिक्विड राइज करेगा या लिक्विड ड्रॉप करेगा, ठीक है। क्या इसका एग्जांपल बता सकते हो कोई, कहाँ देखा है आपने कैपिलरी राइज? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो तो किताबी बात हो गई, आमतौर पे कहाँ देखा है? अच्छा ये ट्यूब जो है ना, कैपिलरी राइज का फिनोमिना इज मोर प्रोमिनेंट या मोर डोमिनेंट व्हेन दिस ट्यूब का जो डायमीटर है दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम डायमेंशन की अगर ट्यूब होगी तो देन दिस कैपिलरी राइज फिनोमिना इज मोर प्रोमिनेंट। तो अब बताओ कहाँ पे आपने देखा, कभी कभी जोत बत्ती करे हो, दिया जलाए हो? अब दिए की बाती जो होती है उसको तेल में डुबो दो या घी में डुबो दो तो क्या होगा, एक साइड डुबो दो दूसरी साइड पे खुद से आ जाएगा घी या तेल,
आ जाता है ना। अरे रुई को अगर पानी में एक साइड से डुबो दोगे तो पूरी रुई अपने आप गीली हो जाती है। यस सर बिल्कुल। तो दैट इज ड्यू टू कैपिलरी राइज। उसके बीच में माइक्रो कैपिलरीज होती है ना, पतली पतली ट्यूब्स बनी होंगी, यस उसके थ्रू पानी भर जाएगा, दैट इज कैपिलरी राइज। तो ये वही फिनोमिना है जी। कपड़ा भी गीला होता है, एक साइड से तौलियों को डुबो दो पानी में, पूरा गीला हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ी देर में, वो पानी राइज कर जाएगा उस तौलिए के अंदर, ड्यू टू कैपिलरी राइज। तो अब देखो, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखो, कैपिलरी राइज H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाई रो जी आर, या 2S cos थीटा बाई रो जी आर। ये फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूला का ओरिजिन कहाँ से आया है? दैट इज बिकॉज ऑफ वर्टिकल फोर्स बैलेंस। ठीक है, फोर्स बैलेंस करना है, किसका करना है? मान लो ये कैपिलरी थी, इसको लिक्विड में डिप किया, इसमें H हाइट राइज कर गया, पानी था, पानी बोल दो, ठीक है, मरकरी बोल दो, मरकरी में जनरली कैपिलरी राइज होता है, मरकरी में राइज होता है, मरकरी में फॉल होता है, ठीक है, पानी में बोल दो, पानी में कैपिलरी राइज हो रहा है, हाँ मरकरी में फॉल होता है। तो इसमें क्या है, कैपिलरी राइज हो रहा है, आपने पानी में डिप किया तो कैपिटल मान लो स्मॉल h हाइट राइज हो गया। अब जो ये ऊपर ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये आपका क्या हो गया? कॉलम हो गया, लिक्विड कॉलम। इस लिक्विड कॉलम के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे बेटा, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड W, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो फोर्स इसको राइज करा रहा है, कैपिलरी फोर्स या फिर सरफेस टेंशन फोर्स, या टू बी मोर प्रिसाइज सरफेस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट। ठीक है, सरफेस टेंशन तो थीटा एंगल पे लगेगा, भाई थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल, उस थीटा एंगल पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो उसकी वजह से मान लो उसका एक कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, दैट इज एस कोस थीटा। ठीक है, एस कोस थीटा फोर्स लग रहा है अपवर्ड में, और सरफेस टेंशन फोर्स लीनियर फोर्स होता है, तो इट इज एक्टिंग ऑन द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ट्यूब। तो एस कोस थीटा इंटू 2πr, टोटल फोर्स वर्टिकल फोर्स एस कोस थीटा इंटू 2πr, और डाउनवर्ड फोर्स कितना? इस लिक्विड कॉलम के वॉल्यूम इंटू जी इंटू रो, तो मास इंटू डेंसिटी कर दो, तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम आएगा रो जी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइट तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम, इंटू रो तो मास आ गया, इंटू जी तो वेट आ गया, तो रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज द वेट ऑफ दिस कॉलम। और अब ऊपर फोर्स लग रहा है वो एफ क्या है? एफ एस कोस थीटा 2πr s कोस थीटा, तो एस कोस थीटा इज द कंपोनेंट, और 2πr पे लग रहा है, तो 2πr s कोस थीटा शुड बी इक्वेटेड टू रो जी पाई आर स्क्वायर एच। इसको इक्वेट करके आपको फॉर्मूला मिलता है H इज इक्वल टू 2s कोस थीटा बाय रो जी आर, 2s कोस थीटा बाय रो जी आर। ये फॉर्मूला लिख लो, कैपिलरी राइज H इज इक्वल टू 2s कोस थीटा बाय रो जी आर, लिखो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, फिर एक बार टर्मिनल वेलोसिटी समझा के टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन, फिर फ्लूइड हो गया खत्म। फॉर्मूला लिख लिया? चलो अब नीचे सवाल है आपके पास, फॉर्मूला भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। गिव मी द वैल्यू ऑफ कैपिलरी राइज, है ना, H की वैल्यू बतानी है, करो। हो गया बेटा? यस सर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm, तो डायमीटर दे दिया, तो रेडियस कितना आ गया? 1 mm आ गया।
फाइंड द हाइट ऑफ वाटर राइज इन द कैपिलरी। सरफेस टेंशन दे दिया, वैल्यू दे रखी है, रो भी दे रखा है, जी भी दे रखा है, जो भी वैल्यू चाहिए आपको 2s cos थीटा रो जी आर के अंदर जो वैल्यू चाहिए डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 0.014 मीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, कैपिलरी राइज। अब विस्कोसिटी मैं आपको बता चुका था, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये याद रख लो, इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ml-1 t-1 इसका ये होता है, इसको चाहे याद ही रख लो, पेपर में कभी भूला भटका आ जाए तो कर देना। ml-1 t-1 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, ये देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है बेटा, F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई हमने बताया था उस दिन आपको कि इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसा दिखेगा आपको डी यू बाई डी वाई कि वाई हाइट के साथ वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ पे 5 मीटर हाइट में वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा 5/5 दैट इज 1 मीटर पर मीटर, 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर, तो मीटर जो डी यू बाई डी वाई की यूनिट आएगा दैट इज पर सेकंड, है ना। तो ऐसा आपको मिल जाएगा। तो एक बार इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्वेश्चन नीचे लिखा है, ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन, आई विल शो यू द सॉल्यूशन, फिर करते हैं, करो। जैसे ही हो जाएगा आप थम्स अप दे दीजिए मुझे, है ना, ताकि हम कंप्लीट करके फिर आपको भी छुट्टी दे दें। देखो बेटा, फॉर्मूला अगर याद है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी यू बाई डी वाई। तो ईटा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज F अपॉन ए इंटू डी यू बाई डी वाई। अब क्वेश्चन में देखो, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर नियर द सरफेस, इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, 5 मीटर गहरी नदी है, तो यहाँ फोकस करो। 18 मीटर पर सेकंड की 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है, कौन सा, ऊपर वाला टॉप सरफेस का, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी। ठीक, और बॉटम मोस्ट पे तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा, है ना, जो सबसे नीचे मिट्टी होगी उसी पे पानी है, वो फ्लो नहीं कर रहा होता, वो रुका होता है। तो फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड हुआ, 0 से 5 मीटर हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट, तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया डी यू बाई डी वाई। तो ये क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड बाय पर मीटर।
ठीक है, तो मीटर से मीटर उड़ जाएगा, पर सेकंड आएगा, तो 1 इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो du/dy की वैल्यू 1 आ गई बेटा। उसके बाद ईटा दे रखा है 10⁻⁻2 पॉइज, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ईटा इक्वल टू 10⁻⁻2 पॉइज है, इसको करेंगे SI यूनिट में तो 10⁻⁻3 पॉइज आ जाएगा, है ना। तो ये आपका यूनिट कन्वर्जन होता है क्या कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्जन होता है, फॉर्मूला याद रखोगे। तो आपको फिर निकालना है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, F/A निकालना है, शियरिंग स्ट्रेस। तो क्या करोगे, ईटा इंटू du/dy कर दो, तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 10⁻³ पास्कल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, इस तरीके से आप इसको समझना। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ के बारे में 2-3 चीजें लिखी, एक बार फटाफट पढ़ लो लाइन बाय लाइन बस। और इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, Fv इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, 6 पाई इंटू ईटा आर वी। ये आएगा नहीं, फॉर्मूला भी नहीं आएगा, कहीं यूज नहीं होगा। ऐसे दिख जाएगा भी कि स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा है तो भले ही दिख जाए, नहीं तो कहीं यूज नहीं होगा। बस एक बार देख लो, 6 पाई इसका कांस्टेंट है, ईटा आर वी तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। ईटा पे डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, डेफिनेटली ज्यादा विस्कस होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि अगर एक पेंसिल को पानी में घुमाओगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और हनी में घुमाओगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रेडियस ज्यादा होगा तो भी ज्यादा फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी विद ईटा आर एंड वी, दिस इज स्टोक्स लॉ। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 6 पाई। तो एफ वी विस्कस ड्रैग इज 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है बेटा, 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर वी। अब आगे बढ़ गए, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या चित्र में ड्रॉ है, फिर मैं आपको वर्टिकल डायरेक्शनल फोर्स बैलेंस करा के जो नीचे फॉर्मूला वो डिराइव कराऊंगा। देन वी विल सॉल्विंग वन क्वेश्चन, और उसके बाद आप स्टे बैक करोगे, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने, फिर हम क्लास को कंप्लीट कर देंगे। एक बार स्लाइड को पढ़ो, टर्मिनल वेलोसिटी। सर स्टोक्स लॉ पढ़ोगे सिर्फ thumbs up स्फेरिकल पे। बॉडी के लिए है? हाँ, स्फेरिकल के लिए बेटा, ये स्टैंडर्ड होता है। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली ग्लिसरीन होती है, और ग्लिसरीन के अंदर स्फेरिकल मेटेलिक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो जनरली यही आता है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। स्टोक्स लॉ पूछ रहा हूँ, स्टोक्स लॉ भी स्फेरिकल बॉडी के लिए है? स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। ठीक। उसका अगर आर जो है ना, अभी जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 6 पाई ईटा आर वी, अगर कुछ रैंडम शेप होगा तो बोलोगे उसमें आर क्या लेंगे सर, तो फॉर इफेक्टिव रेडियस लेंगे। इफेक्टिव रेडियस होता है वो एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, बट हमारे सिलेबस के अंदर स्फेरिकल ही रहेगा, स्फेरिकल ही आएगा। वैसे स्टोक्स लॉ तो मछली भी ड्रॉ कर रखी है, मछली पे भी लगेगा, मछली मूव करेगी पानी में तो स्टोक्स लॉ लग जाएगा उस पर भी, वो भी विस्कस ड्रैग फोर्स करेगी। अगर आप जाओ, अरे बंद हो गया टैब, एक सेकंड यार, मेरे को बैटरी याद नहीं रहती। 10वीं क्लास में ना 40% से स्टार्ट किया था, अच्छा मैंने। तो स्टोक्स, अब क्वेश्चंस पूछ लो अगर आपके हैं तो, एक सेकंड, या फिर चैट बॉक्स में ये बताओ कि कल का जो यूनिट है हम कैपेसिटर करेंगे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज करें कि कंसेप्ट भी पढ़ना है। एक बार ये ड्रॉप कर दो मैसेज कि आपको कंसेप्ट भी पढ़ने हैं या सिर्फ क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला से काम चल जाएगा। तो फ्लूइड में हमारे चार्जिंग पढ़ना है बात। डायरेक्ट चैट बॉक्स में डाल दो सब लोग अपने अपने, जितना जो आपका प्रेफरेंस है, क्योंकि हमने फ्लूइड में 2 दिन लगा दिए, फ्लूइड के 2 दिन नहीं लगने चाहिए थे, बट फिर आपका रिस्पॉन्स कम आ रहा था तो मैंने पढ़ा भी दिया साथ साथ में। सब लोग आप अपने पर्सनल प्रेफरेंस डाल दो, आपको जो चाहिए। शिवम हल्का हल्का मतलब हल्का हल्का कंसेप्ट,
सब लोग डालो, आपको क्या चाहिए। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ही तो होता है कैपेसिटर में, और क्या होगा जी। इस मीटिंग लिंक पे इतनी क्लासेस ली है, मुझे याद ही हो गया है मीटिंग लिंक। SVM DKME SPM CNG DKME SVM, यस। तो बेटा आप पूछ रहे थे ना कि स्टोक्स लो केवल उस पे लगेगा, तो देखो हर चीज पे लगता है, बट हम फिर उसका इफेक्टिव रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो बाद में इंक्रीज ना हो। मतलब कि एक विस्कस लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया गया, वो क्या करेगी, स्टार्ट में एक्सेलरेट करेगी क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा। और विस्कस ड्रैग फोर्स जो है देखो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विस्कस ड्रैग फोर्स वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। वेट है वो फिक्स रहेगा 4πr³ इंटू रो जी, इसमें कुछ भी वेलोसिटी डिपेंडेंस नहीं है। सिमिलरली बोएंट फोर्स में भी वेलोसिटी का डिपेंडेंस नहीं है। तो जैसे जैसे लिक्विड के अंदर ये बॉल गिरेगी डाउन नीचे आएगी तो उस पर ड्रैग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। फिर एक कंडीशन आएगी कि ड्रैग फोर्स और बोएंट फोर्स, ये देखो अब ऊपर डायरेक्शन में बोएंट फोर्स लगेगा और ड्रैग फोर्स भी ऊपर ही लगेगा क्योंकि बॉल नीचे गिर रही है, अगेंस्ट द वेलोसिटी लगता है। और नीचे खाली ग्रेविटेशनल पुल या वेट लग रहा है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उस पर, डाउन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बिकम जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है वही कहलाएगी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद बॉल एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो ग्रेविटी का इफेक्ट जो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो कैंसिल आउट हो जाएगा बाय द इफेक्ट ऑफ बुओयंट फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। तो वही कंडीशन होगी टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन। तो देखो अब ये स्फेरिकल है तो वेट कितना होगा बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4πr³। 4πr³ इज द स्फीयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, मेटल की डेंसिटी है रो ऑफ सॉलिड, इंटू जी। जी तो वेट हो गया। डाउनवर्ड एक्टिंग, अपवर्ड एक्टिंग होगा ड्रैग फोर्स, ये हमें स्ट्रोक्स लॉ से मिलता है 6π इंटू ईटा आरवी। ठीक है, उसके बाद बोएंट फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगा, 4πr³ वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। और वेट ऑफ द लिक्विड करना है तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा इंटू जी। तो ये आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ये हो गया बोएंट फोर्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपवर्ड में बोएंट फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। तो बोएंट फोर्स और ड्रैग फोर्स को ऐड कर दो और इक्वेट कर दो किससे, वेट से, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो 2πr² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू g/9 ईटा। तो इसको डायरेक्टली याद रख लो, डायरेक्टली याद नहीं रख सकते तो आपको ये तीन फॉर्मूला पता है, केवल स्टोक्स लो याद रह जाए, 6π ईटा RV0, और फिर बाद में FV प्लस FB शुड बी इक्वेटेड टू W। ऐसा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, Yes, sir. ठीक है। तो कर पाओगे तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो, देन वी विल बी सॉल्विंग इट। देखिए मैं आपके ये नोट्स अभी शेयर कर दूंगा सारे इकट्ठे, फ्लूइड 1 2 3 4 5 करके, तो आप पढ़ सकते हो वहां से, एक बार रिवीजन कर लेना या इकट्ठा एक साथ मर्ज करके शेयर। चलो करो इसको अब एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, वी विल बी फाइंडिंग आउट टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, फॉर्मूला लिख दिया है टर्मिनल वेलोसिटी का, उसमें वैल्यूज डाल के पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालो।
तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्फेरिकल बॉल ऑफ डेंसिटी रो and radius this is dropped into a tube containing a viscous fluid up to 1 centimeter mark as shown in the figure। तो 1 सेंटीमीटर मार्क तक लिक्विड भरा हुआ है, दिख भी रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड दे दिया एसआई यूनिट्स में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी दे दिया। अज्यूम द बॉल रीचेस ए टर्मिनल स्पीड एट 10 सेंटीमीटर, तो 0 से 10 तक ही एक्सेलरेट कर रही होगी। जब ये 10 वाले मार्क को क्रॉस करेगी, यानी इधर कहीं पहुंचेगी, तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस यानी बॉयंट फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एफजी, ये तीनों आपस में बैलेंस आउट हो गए। इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। तो इस पॉइंट पे जब ये क्रॉस करेगी 10 मीटर मार्क को, तो ये वी टी से क्रॉस करेगी, और इसके नीचे जब जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो वी टी से ही कवर करेगी, एक्सेलरेशन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर मार्क पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ये फॉर्मूला निकाल के वीटी निकालो, वीटी की एक वैल्यू आएगी वो निकाल लो। उस वीटी से इसको 10 सेंटीमीटर कवर करना है, तो फिर टाइम निकल आएगा। वीटी वेलोसिटी से 10 सेंटीमीटर कवर करना है, तो 10 से 20 जाने में कितना टाइम लगेगा वो आंसर आ जाएगा। करो एक बार वीटी बताओ मेरे को। फॉर्मूला में सारी चीजें मैंने गिवन वैल्यूज लिख रखी है, जस्ट पुट देम इन फॉर्मूला एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ वीटी फर्स्ट। 0.01 मीटर पर सेकंड। कितनी आ रही है? 0.01 मीटर पर सेकंड। 0.1 मीटर पर सेकंड। 0.01 मीटर पर सेकंड, तो इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है। कुछ गड़बड़ किया आपने बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो एक बार, वीटी शुड बी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे सब बच्चे करो, सब लोग करो भाई। देखो फॉर्मूला तुम्हें समझ आया, इसमें वैल्यूज डालेंगे तो वी विल बी गेटिंग वीटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कितनी है 2 सेंटीमीटर से जाएगी कितने 1 सेकेंड में। और ट्रेवल कितना करना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कवर करना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो कितना टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 10/2, तो 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया था आपको? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार दिल देना, ठीक है। सॉल्यूशन भी समझ आ गया। अब बताओ फ्लूइड में क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड, तो कर पाओगे क्वेश्चन में उधर टेस्ट में एग्जाम में? अरे मुंह से बोल के Yes, बता sir. दो यार, क्लास खत्म हो गई है अब, कर लोगे? ठीक है। अब क्या करना है, क्लास के बाद क्या करोगे ये बताओ, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे क्लास के बाद? सर पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर आप क्वेश्चन भेजोगे तो प्रैक्टिस करें। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, ऐसा गाना है ना। तो पहले जाओ बाहर घूमो, मौसम अच्छा हो रखा है, 15-20 मिनट आधा घंटा एंजॉय करो, स्ट्रेस आउट हो गए होगे 3 क्लासेस के बाद। पहले रेस्ट करो, फिर ये नोट्स वोट्स मिलेंगे, इनको सोल्व करो, इनमें जो क्वेश्चन है केवल वही सोल्व कर लेना, और सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ही बच्चा है जो कृतज्ञ है हमारे लिए कि सर आपने बुखार में पढ़ा दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैम को भी शायद तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा यार आज मैं ही लंबा सेशन ले लेता हूँ, कवर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना बेटा, खाली ये इसी के अंदर जो क्वेश्चंस है बस वही कर लोगे सफिशिएंट, ठीक है। इससे ज्यादा जाएगा, टफ जाएगा तो करना भी मुश्किल होगा पेपर में, उससे टफ जाए तो छोड़ देना, इतने क्वेश्चंस कर लो, लग जाएगा कुछ, ठीक है। भरोसा रखो खुद पे भी, हम पे भी, बेहतरीन सब कुछ, ठीक है। चलो अब डाउट्स है तो पूछ लो इससे।
नहीं है तो जा सकते हो, घूमो फिरो, ऐश करो थोड़ी देर, अपनी आंखों को आराम दो, है ना, बाहर नेचुरल हवा लो, साइकिल चलाते हो तो साइकिल चला के आओ, घूम के आते हो तो घूम के आओ, गाने सुनते हो तो गाने सुन लो थोड़ी देर, ठीक है, और फिर आराम से फिर से बैठना, शाम को रिवाइज करना सब कुछ, और कल फिर से आ जाना, रात को सो लेना, है ना, नहीं तो मेरे जैसे बुखार चढ़ जाएगा तुम्हें भी। चलो, दिल ले दो और दिल ले जाओ, और मिलते हैं अगली क्लास में विद कैपेसिटी। चलो, नमस्कार, बाय।